Hello friends, welcome to the another class of AWS Cloud Computing। और आज के इस क्लास में हम देखेंगे EBS वॉल्यूम के टाइप्स के बारे में। EBS वॉल्यूम के कितने टाइप्स होते हैं और EBS वॉल्यूम को कैसे क्रिएट करना है और उसको हम अपने EC2 इंस्टेंस से कैसे अटैच करते हैं, उसको EC2 इंस्टेंस के अंदर हम EBS वॉल्यूम को कैसे यूज़ करते हैं, उन सभी के बारे में हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं मेरे AWS के कंसोल होम में आपको लेके चलता हूँ और ये हमारे AWS के कंसोल में यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो हमारा EC2 के अंदर आपको ये जो इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज के अंदर आपको ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको यहाँ से हम जो है हमारे इलास्टिक ब्लॉक वॉल्यूम्स अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी वॉल्यूम्स नहीं है। तो अब हम क्या इसके अंदर आपको वॉल्यूम्स क्रिएट करना दिखाएंगे और उसको कैसे हम हमारे इंस्टेंस को अटैच करना है वो भी हम देखेंगे। बट उससे पहले मैं आपको इलास्टिक जो ब्लॉक्स वॉल्यूम है इसके मैं आपको, जैसे कि हमने क्लास वीडियो में भी इसके बारे में हमने डिस्कस किया था, जिसमें मैंने बताया था कि इलास्टिक ब्लॉक्स के मतलब आपका जो इलास्टिक जो ब्लॉक स्टोरेज इसको क्यों कहते हैं आपके इस वॉल्यूम को, ये जो है एक तरीके से आप कह लीजिए कि ये स्टोरेज एरिया नेटवर्क है। क्योंकि आपके जो ये स्टोरेज है, आपका जो हार्ड डिस्क है या हार्ड ड्राइव है, वो जो है फिजिकली जो आपके डाटा सेंटर्स पे जो है अवेलेबल होते हैं। आप क्या करते हैं, आप नेटवर्क के थ्रू उस डाटा सेंटर्स के ऊपर एक्सेस करेंगे और अपने वहां से आप जो है स्टोरेज ब्लॉक्स के अंदर अपना जो है स्टोरेज क्रिएट करते हैं। अपना डाटा के लिए एक स्टोरेज जो है अपना एक हार्ड ड्राइव क्रिएट करते हैं। तो जो एक हम उसी को जो है इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज कहते हैं, जो हम इलास्टिक ब्लॉक स्टोर। तो ये जो इलास्टिक ब्लॉक स्टोर है कहाँ होता है, आपके जो फिजिकली जो इंस्टेंस जो आपके फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ पे आपका फिजिकल हार्ड ड्राइव है, वहाँ पे आपका जो है एक ब्लॉक स्टोरेज क्रिएट हो जाता है, जहाँ पे आप जो भी अपना डाटा को है वहाँ पे एक्सेस करते हैं, रखते हैं। तो EBS जो है एक, अगर हम EC2 के अंदर बात करें तो यहाँ पे आपको टू टाइप्स ऑफ स्टोरेज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। एक है EBS एंड दूसरा मैंने बोला था इंस्टेंस स्टोर। तो इंस्टेंस स्टोर जो है, जैसे कि EBS क्या है, आपको जो है EBS को एक्सेस करने के लिए आपको नेटवर्क का यूज करना पड़ रहा है। नेटवर्क के थ्रू आप जो है अपने सर्वर्स, अपने डाटा सेंटर्स पे, अपने एबिलिटी जोन के अंदर जो आपके डाटा सेंटर्स हैं उसको आप रिक्वेस्ट करके वहां से आप जो है उस हार्ड ड्राइव को एक्सेस कर रहे हैं। तो इससे जो है लेटेंसी जो है होता है, ज्यादा नहीं, 1 मिली सेकेंड का लेटेंसी होता है, जिसकी आपको पता भी नहीं चलती, बट लेटेंसी होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि उससे भी अगर आपको फास्ट कोई वर्क आपको करना है तो आप जो है इंस्टेंस स्टोर का यूज कर सकते हैं। इंस्टेंस स्टोर क्या करता है, आपका जो EC2 जो स्टार्ट होता है, आपके EC2 के अंदर ही एक जो है आपको इंस्टेंस स्टोर जो है क्रिएट हम कर सकते हैं। बट इंस्टेंस स्टोर जो है आपको अगर हम बता दें तो जैसे ही आप अपने इस इंस्टेंस को शट डाउन करेंगे तो आपका जो इंस्टेंस स्टोर के अंदर जितना भी डाटा होगा वो टर्मिनेट हो जाएगा और डिलीट हो जाएगा। तो इसीलिए हम जो है इंस्टेंस स्टोर का यूज नहीं करते हैं, हम हमारे EBS का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम जो है EBS के ही बारे में समझ लेते हैं कि EBS के जो टाइप्स हैं और वो सभी की क्या हैं। तो यहाँ पे मैंने AWS का जो है डॉक्यूमेंटेशन आपको यहाँ पे ओपन किया है, जहाँ पे आपको सभी इंफॉर्मेशन जो है देखने को मिल जाएंगी। तो EBS के बारे में पहले हम देखते हैं EBS क्या है। Amazon इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज provides scalable high performance block storage resources that can be used with Amazon EC2 instance. With elastic block storage you can create and manage the following block storage resources. तो देखिए, जैसे कि अभी मैंने बताया, EBS क्या करेगा, आपको प्रोवाइड करेगा स्केलेबल और हाई परफॉर्मेंस के ब्लॉक स्टोरेज रिसोर्सेस, जो कि आप अपने EC2 के ऊपर यूज कर सकते हैं। तो ये जो इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज रिसोर्सेज जो है वो हमारा जो फिजिकल डाटा, जहाँ पे आपका फिजिकल स्टोरेज है वहां में उसमें जो है ब्लॉक्स बन जाते हैं। तो वही जो ब्लॉक स्टोरेज जो है उसी का रिसोर्सेस हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, उसी के बारे में जो है यहाँ पे आपको देख रहा है। तो अमेजोन के अंदर एक तो है EBS वॉल्यूम। तो EBS वॉल्यूम क्या है, दिस आर स्टोरेज वॉल्यूम्स दैट यू अटैच टू EC2 इंस्टेंस।
after you attach a volume to an instance, you can use it in the same way you would use a local hard drive attached to a computer। तो इंस्टेंस जो EBS वॉल्यूम हमारा कैसा होता है, जैसे ही आप अपने जो कंप्यूटर के अंदर जो आपका लोकल हार्ड ड्राइव होता है उसको आप कैसे अटैच करके यूज करते हैं, उसी तरीके से जो है आप अपनी इस EBS वॉल्यूम स्टोरेज को, ब्लॉक स्टोरेज को भी आप अपने इंस्टेंस के ऊपर अटैच करके उसको उसी तरीके से यूज करते हैं। तो लाइनेक्स के अंदर जो अगर आप अपने इस EBS वॉल्यूम को ऐड करेंगे तो उसके अंदर जो है सभी स्लैश के अंदर रहता है, स्लैश या कह लो कि रूट वॉल्यूम्स के थ्रू डिनोमिनेट करता है। और जो अगर हम हमारे विंडोज की बात करें तो उसके अंदर आपको C ड्राइव, D ड्राइव ऐसे आपको ड्राइव्स देखने को जो मिलते हैं वो हमारे EBS ब्लॉक, अगर हम इसके अंदर क्रिएट करेंगे तो उसके लिए हमें EBS वॉल्यूम की जरूरत पड़ेगी। EBS वॉल्यूम जो है हम हमारे EC2 के साथ अटैच करेंगे। और साथ ही साथ इसके जो है स्नैपशॉट्स भी होते हैं EBS वॉल्यूम के हमारे, ताकि हम हमारे डाटा को बैकअप कर सकें। तो हम इसके स्नैपशॉट के बारे में आगे देखेंगे। अभी जो है हम हमारे EBS वॉल्यूम के बारे में जो है सबसे पहले तो हम इसके बारे में देखते हैं। तो मल्टीपल वॉल्यूम्स टाइप्स आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे आपके EBS के अंदर, जैसे कि आपको जनरल पर्पस आपको देखने को मिलेगा, प्रोविजनड इनपुट एंड आउटपुट आपको देखने को मिलेंगे, SSD, HHD एंड कोल HHD, ऐसे आपको कई सारे इसके अंदर टाइप्स देखने को मिलेंगे जिसकी स्केलेबिलिटी, परफॉर्मेंस सभी कुछ अलग आपको देखने को मिलते हैं। तो मैं जो है आपको पहले EBS के वॉल्यूम्स के जो टाइप्स हैं उसके भी बारे में आपको यहाँ से दिखा देते हैं। तो यहाँ से देखिए EBS वॉल्यूम टाइप्स को मैंने यहाँ पे देखे, तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम टाइप्स के अंदर 3 टाइप्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जिसके अंदर आपको सभी डिवाइडेड होते हैं। तो सबसे पहला है सॉलिड स्टेट ड्राइव, जो हमारा SSD वॉल्यूम होता है उसके बारे में यहाँ पे दिया है। जो SSD का बैक्ड वॉल्यूम आर ऑप्टिमाइज्ड फॉर ट्रांजैक्शनल वर्कलोड, जो आपके ट्रांजैक्शनल वर्कलोड होते हैं इन्वॉल्विंग फ्रीक्वेंट रीड एंड राइट ऑपरेशंस, जिसके अंदर आपको फ्रीक्वेंटली जो है डाटा को रीड एंड राइट ऑपरेशंस करना है, तो जो है आप जो है SSD वॉल्यूम का यूज कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर जो है आपको स्मॉल इनपुट एंड आउटपुट जो है साइज देखने को मिलेगा, where the dominant performance attribute is IOPS SSD backup volume types include general purpose and provision IOPS SSD। तो इसके अंदर जो है आपको 2 टाइप्स देखने को मिलते हैं SSD बैकअप वॉल्यूम के अंदर, एक जनरल पर्पस SSD होता है और एक जो है आपको प्रोविजन IOPS SSD। IOPS मतलब इनपुट आउटपुट पर सेकंड होता है, ये मैं बता दूं IOPS का जो आपका अगर फुल फॉर्म अगर आप जाने तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए सभी यहाँ पे वॉल्यूम टाइप्स आपको देखने को मिलेंगे। आपको जो है जनरल पर्पस जब हम क्रिएट कर रहे थे, अब तक हमारे जितने भी इंस्टेंस क्रिएट किए थे हमने उसमें जनरल पर्पस GP3 का यूज किया था। तो GP3 होता क्या है, हमारा जनरल पर्पस वॉल्यूम का टाइप होता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको GP2 भी देखने को मिलता है। तो ये जो 2 हैं आपके जनरल पर्पस वॉल्यूम के अंदर आते हैं, जो कि आपके फ्रीक्वेंट जो डाटा रीड एंड राइट डाटा आपको करना है, स्मॉल अमाउंट का अगर आपका डाटा है तो आप जो है इसका यूज कर सकते हैं। एक अगर नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन, नॉर्मल आपका कुछ डाटा आप यूजेज आपको करना है स्टोरेज के लिए, तो आप जो है GP3 या GP2 का यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए आपको यहाँ पे उसके यूज केसेस देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे ट्रांजेक्शनल वर्कलोड्स, वर्चुअल डेस्कटॉप्स, मीडियम साइज सिंगल इंस्टेंस डाटाबेसेस, लो लेटेंसी इंटरैक्टिव एप्लीकेशंस, बूट वॉल्यूम्स अगर आपको क्रिएट करना है तो आप जो है GP3 का यूज कर सकते हैं। वर्चुअल डेस्कटॉप्स के लिए, ट्रांजैक्शनल वर्कलोड के लिए, डेवलपमेंट और टेस्टिंग एनवायरनमेंट के लिए जो है आप इन GP3 वॉल्यूम्स का यूज कर सकते हैं। तो ये तो हो गए हमारे GP3 वॉल्यूम्स। अगर हम इसकी साइज की बात करें तो आपको GP3 वॉल्यूम के अंदर आपको 1 GB से लेके 16 TB तक आपको इसकी साइज देखने को मिल जाती है। और इसके मैक्सिमम इनपुट आउटपुट पर सेकेंड्स क्या है, तो 16,000 जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं दोनों के अंदर। बट इसके अंदर और दोनों के इसके अंदर आपको 64 KB का जो डाटा एक जो है आउटपुट होगा, और इसके अंदर आपके 16 KB के जो है आपके डाटा के होंगे। एंड मैक्स थ्रूपुट की अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो आपके 1000 Mbps आपको देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे 250 Mbps आपको जो है थ्रूपुट्स आपके देखने को मिल रहे हैं, मैक्सिमम थ्रूपुट्स।
अगर आप बात करें कि इसको आप जो है, हम जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बात किया था कि हम हमारे एक ईबीएस वॉल्यूम को मल्टीपल इंस्टेंस के साथ अटैच कर सकते हैं। तो ये जो इंस्टेंस को हम जो मल्टीपल इंस्टेंस को हमारे ईबीएस को वॉल्यूम को अटैच करते हैं, वो हमारे हर ईबीएस वॉल्यूम जो है अटैच नहीं होते हैं, हर टाइप्स उसके अंदर अटैच नहीं होता है। हमारा जो GP3 है इसके अंदर आपको मल्टी अटैच जो है नॉट अनसपोर्टेड रहेगा, नॉट सपोर्टेड। इसके अंदर जो है मल्टीपल अटैच जो है नॉट सपोर्ट नहीं करता है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें जो हमारे जनरल एसएसडी के अंदर और जो आता है वो है हमारा IOPS SSD, जो कि हमारा प्रोविजन इनपुट आउटपुट पर सेकेंड्स वाला जो है वो है। इसके अंदर आपको IO2 है और IO1 आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसकी अगर हम बात करें तो इसका अगर आप जो लेटेंसी है तो ये मिली सेकेंड्स के अंदर लेटेंसी आपको देखने को मिलता है। तो जो इसके जो IOPS का जो परफॉर्मेंस है इनपुट और आउटपुट का बहुत ही फास्ट है। मोर देन 64,000 IOPS और 1000 MBPS ऑफ थ्रूपुट इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। यानी जो इनपुट आउटपुट का जो साइज है वो भी इसके अंदर आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, और इसकी जो स्पीड है वो भी आपको जो है ज्यादा फास्ट जो है बेटर परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा अगर आप कंपेयर करें जनरल पर्पस वॉल्यूम्स के थ्रू। तो इसके अंदर भी आपको जो है दो टाइप्स आपको देखने को मिल रहे हैं। एक तो IO1 है, डायरेक्ट IO2 है। तो IO1 के अंदर आपको वर्कलोड दैट रिक्वायर्स IOPS परफॉर्मेंस आर मोर देन 16,000 IOPS। तो इसके अंदर जो है आपको 16,000 IOPS देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर आपको इंटेंसिव इनपुट आउटपुट जो डाटा है, डाटा बेसिस वर्कलोड होंगे, उसके लिए ये जो है यूज होते हैं। तो अगर इन दोनों की अगर हम बात करें तो दोनों में से आपको जो IO2 है वो आपको जो है बेटर इसके अंदर आपको परफॉर्मेंस देता है। इसके अंदर आपको 4GB से लेके 16 TB तक आपको जो है वॉल्यूम साइज मिल जाएगा, और सेम इसके अंदर भी आपको उतना ही वॉल्यूम साइज मिलेगा। बट अगर हम बात करें जो मैक्सिमम इनपुट और आउटपुट है तो इसके अंदर आपको देखिए 2,56,000 के आपके जो है इनपुट आउटपुट जो है होते हैं। 16 KB इनपुट आउटपुट जो है आपको पर सेकेंड्स का जो है इसके अंदर जाता है, और इसके अंदर जो आपको 64,000 तक ही है। और इसके अंदर देखिए आपके 4,000 MBPS का जो डाटा है एक बार में वो होता है, और इसके अंदर जो है 1000 MBPS तक का है। और इस जो IOPS का हमारा वॉल्यूम टाइप है इसके अंदर जो है आपको मल्टी अटैच EBS का भी सपोर्टेड होता है। आप इस वॉल्यूम टाइप को जो है मल्टीपल इंस्टेंस के अंदर अटैच कर सकते हैं। तो हम ये भी आगे करके देखेंगे। हमारे एक जो वॉल्यूम ग्रुप है, हम IOPS के अंदर भी एक इंस्टेंस को EBS वॉल्यूम को क्रिएट करेंगे और उसको हम मल्टीपल इंस्टेंस के अंदर अटैच करके भी देखेंगे। तो ये तो हो गए हमारे SSD वॉल्यूम टाइप। देन अगर हम बात करें तो हमारा नेक्स्ट जो है वो है हार्ड डिस्क ड्राइव वॉल्यूम्स। तो इसके अंदर जो है आपको 2 टाइप्स जो है इसके अंदर भी आपको देखने को मिल जाते हैं। एक तो है हमारा थ्रूपुट ऑप्टिमाइज SSD वॉल्यूम, एंड दूसरा है आपका कोल्ड HSD वॉल्यूम्स। तो SSD बैकअप वॉल्यूम्स आर ऑप्टिमाइज फॉर लार्ज स्ट्रीमिंग वर्कलोड। इसको जो लार्ज अगर आपका वर्कलोड है, लार्ज स्ट्रीमिंग वर्कलोड वेयर द डोमिनेंट परफॉर्मेंस एट्रीब्यूट इज थ्रूपुट, SSD वॉल्यूम टाइप इंक्लूड थ्रूपुट्स ऑप्टिमाइज एंड कोल्ड HSD। द फॉलोइंग यहाँ पे आपको बाकी उसकी समरी से यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। तो इसके अंदर अगर हम बात करें तो इसके अंदर भी आपको 2 टाइप्स देखने को मिलेंगी। एक जो है थ्रूपुट ऑप्टिमाइज SSD, जिसका अगर हम नेमिंग की बात करें तो उसके अंदर आपको ST1 आएगा। और कोल HSD की वॉल्यूम अगर हम इसकी नेमिंग कन्विक्शन की बात करें तो इसका आपको नेमिंग SC1 करके आपको शो करेगा जब आप इंस्टेंस टाइप को सिलेक्ट करेंगे। तो इसका यूज केसेस जो है देखिए बिग डाटा वेयर हाउसेस, लॉग प्रोसेसिंग, ये सभी के लिए जो है हमारे इन HSD के जो हम थ्रूपुट ऑप्टिमाइज को है यूज करते हैं। और सिनारियोस वेयर द लोएस्ट स्टोरेज कॉस्ट इज इम्पोर्टेंट, जहाँ पे आपको कोल्ड HSD की बात करें तो इन दोनों के अंदर ऐसा है जहाँ पे आपको लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा जो है अगर आपको स्टोर करना है और उसको फ्रीक्वेंटली आप अगर एक्सेस कर रहे हैं तो आपको जो है थ्रूपुट HSD के अंदर जो है जा सकते हैं, जिसके अंदर आपको लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर करने का और वो सभी का ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। और वही अगर हम बात करें कोल्ड HSD के अंदर, तो कोल्ड HSD के अंदर आपको जो है जो इनफ्रीक्वेंट एक्सेस डाटा होते हैं, जिसको जो है आपको जिस डाटा को है आप
वीकली वंस या मंथली वंस या इससे जो है आप उसको एक्सेस कर रहे हैं, जिसको आपको रोज एक्सेस, हमेशा फ्रीक्वेंटली उसको एक्सेस नहीं कर रहे हैं, उसको इनफ्रीक्वेंटली कभी काल एक्सेस कर रहे हैं, और जिसमें आपको जो है कॉस्ट जो चाहिए वो भी आपको एकदम लोएस्ट स्टोरेज कॉस्ट आपको देखने को मिल जाए, तो उसके लिए सबसे बेस्ट जो होता है कोल एचएचडी जो होता है। इसके अंदर आपको जो है कॉस्ट इसकी बहुत ही लो होती है, क्योंकि आप इसके अंदर जो आप डाटा इसकी जो है आप इसको फ्रीक्वेंटली एक्सेस जो है इनफ्रीक्वेंट एक्सेस जो डाटा इसके अंदर स्टोर करते हैं, तो इसके ऊपर ज्यादा ट्रैफिक नहीं आती है, ज्यादा इनपुट आउटपुट होता नहीं है, तो इसके वजह से जो है इसका कॉस्ट लो होता है। तो इसकी वॉल्यूम साइज की अगर हम बात करें दोनों की, तो इसका 125 GB से लेके आपको 16 TB तक आपको देखने को मिल जाता है। एंड मैक्सिमम आईओप्स वॉल्यूम्स क्या है इन सबके 1 MB पर आउट 1 MB इनपुट एंड आउटपुट। तो इसके अंदर आपको 500 और इसके अंदर 250 जो है आपको देखने को मिल रहा है। तो ये दोनों जो है, अगर आप इनफ्रीक्वेंट एक्सेस डाटा यूज को स्टोर करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो आपके HDD के जो ये ब्लॉक स्टोरेज टाइप्स हैं, वॉल्यूम टाइप्स हैं, आपके बेस्ट हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है इसकी देखिए, इसके अंदर आपको 500, इसके अंदर आपको 250 जो है खाली आपको इनपुट और आउटपुट देखने को मिल जाएगा, बट उतना भी आपको इनफ है, क्योंकि आपको जो है इसके अंदर का डाटा जो है इनफ्रीक्वेंटली एक्सेस करना है। तो अगर इसकी भी हम बात करें, तो इसका जो इसके अंदर भी आपको मल्टी अटैच जो है देखने को नहीं मिलता है। तो ये सभी जो है हमारे इलास्टिक वॉल्यूम्स थे, वो टाइप थे। और एक जो है हमारा एक और जो होता है वो हमारा प्रीवियस जनरेशन वॉल्यूम टाइप जो होता है, जो मैग्नेटिक या हम स्टैंडर्ड वॉल्यूम कह सकते हैं, आर प्रीवियस जनरेशन वॉल्यूम दैट आर बैक एंड बाय मैग्नेटिक ड्राइव। अब जो है मैग्नेटिक ड्राइव से जो है वो हो गए हैं। दे आर सूटेड फॉर वर्कलोड विथ स्मॉल डाटा साइट्स, स्मॉल डाटा सेट्स। तो अगर स्मॉल डाटा सेट्स आपका जो है, जिसको आप जो है इनफ्रीक्वेंटली एक्सेस करते हैं और जिसका आपको परफॉर्मेंस भी आपको प्राइमरी इंपॉर्टेंस उतना नहीं है, यानी उसका परफॉर्मेंस अगर जो है उतना बेटर ना रहे, आप जो है कभी काल ही उस डाटा को जो है एक्सेस करेंगे, ऐसा कोई डाटा है, तो उसको जो है आप प्रीवियस जनरेशन वॉल्यूम जो है आपके स्टैंडर्ड या मैग्नेटिक ड्राइव जो आप कह सकते हैं, उसके अंदर जो है आप उन डाटा को स्टोर कर सकते हैं। तो इस डाटा की अगर हम बात करें, तो ये खाली आपको 100 IOPS ऑन एवरेज बस देता है। और इसकी अगर हम साइज रेंज की बात करें, तो ये 1 GB से 1 TB तक जो है आपको इसकी साइज देखने को मिलती है। तो ये तो था हमारा लास्ट जो है स्टैंडर्ड वॉल्यूम टाइप, जो कि आपके जो वर्कलोड वेयर डाटा इज इनफ्रीक्वेंटली एक्सेस, जैसे कि मैंने बताया इनफ्रीक्वेंट एक्सेस डाटा के लिए इसको बहुत ही इसको यूज हम कर सकते हैं। तो ये तो थे हमारे वॉल्यूम टाइप्स। अब हम क्या करते हैं, हमारे EC2 के अंदर जाते हैं और वहां पे आपको जो है इलास्टिक वॉल्यूम्स क्रिएट करके वहां से हम आपको उन EBS को जो है हमारे इंस्टेंस के ऊपर अटैच करना देखेंगे। तो पहले हम जो है EBS वॉल्यूम्स के ऊपर क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, SSD के अंदर आपके जनरल पर्पस 3, जनरल पर्पस 2 है एंड IO1 IO2 है। फिर यहाँ पे आपको कोल्ड HDD है जिसका SC1 आपको देखने को मिल रहा है। देन यहाँ पे आपका थ्रूपुट ऑप्टिमाइज HDD है जिसके अंदर ST1 आपको देखने को मिल रहा है। और देन ये जो आपका प्रीवियस जो आपका मैग्नेटिक प्रीवियस वॉल्यूम था, प्रीवियस जनरेशन वॉल्यूम मैग्नेटिक या फिर आप स्टैंडर्ड जो है, वो सभी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, जो कि मैंने अभी आपको समझाया। तो अभी हम जो है इसको जनरल पर्पस 3 के अंदर ही रहने देते हैं और ये बस हम जो है अटैच करके आपको ऐसी डेमो दिखा रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसका जो है मैं इसका साइज जो है नॉर्मल बस 10 GB तक ही रहने देता हूँ। और इसका जो आपको देखिए यहाँ पे इनपुट आउटपुट कितना आपको देखने को मिलेगा, 3000 इनपुट आउटपुट्स। मैक्सिमम जो है आपके कितने आउटपुट देखने को मिलेंगे यहाँ पे आपको शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको उसकी साइज जो है सभी चीजें आपको देखने को मिल रही है। एंड एक बात और, आपका ये जो एबिलिटी जोन है, आपको ये जो है ये इसके ऊपर खास करके ध्यान देना है, क्योंकि आपके जो EVS वॉल्यूम है उसी इंस्टेंस को अटैच हो पाएंगे जो आपके इसी एबिलिटी जोन्स के अंदर होंगे, उन्हीं को जो है आपके EVS वॉल्यूम अटैच होंगे। बाकी दूसरे रीजन के अगर एबिलिटी जोन के अंदर आप चाहते हैं कि इस एबिलिटी जोन का अगर आपको EVS अटैच करना है, तो ऐसा नहीं हो पाता है। तो इसलिए एबिलिटी जोन को जो है ध्यान देना होता है आपको। तो यहाँ पे जो है AP South 1A के अंदर आपने एक इंस्टेंस को जो है एक EVS को जो है आपने क्रिएट किया है, जो कि हमारा 10 GB का EVS होने वाला है, हमने सेलेक्ट किया हुआ है।
बाकी ये सब हम वैसे ही डिफॉल्ट रहने देंगे, इंक्रिप्शन या कुछ भी हम इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं करेंगे, बस हम सिंपली क्रिएट इंस्टेंस पे क्लिक करेंगे। और ये देखिए अब हमारा जो है GP3 का एक इंस्टेंस क्रिएट हो गया है, जिसकी अगर हम साइज करें तो ये 10 GB का है। इसकी थ्रूपुट एंड सभी डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। अभी भी ये क्रिएटिंग में ही है, अभी ये पूरा टोटली क्रिएट नहीं हुआ है। अब देखिए अब ये क्रिएट हो गया है। तो जैसे ही आपका इंस्टेंस क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे जो है वो अवेलेबल करके शो करने लगता है वॉल्यूम स्टेट के अंदर। तो इसका स्टेटस चेक जो है वो भी ओके हो गया है, और यहाँ पे आपको बाकी कोई भी डिटेल्स देखने को नहीं मिल रहे हैं। और एक बात और, जैसे कि मैंने बताया, ये जो है मल्टी अटैच जो है इसके अंदर अलाउ नहीं है, इसीलिए देखिए यहाँ पे मल्टी अटैच के अंदर आपको नो देखने को मिल रहा है। आप इसको मल्टी इंस्टेंस को अटैच नहीं कर सकते, मल्टीपल इंस्टेंस को। तो मैं इसका जो है नेम, इसको कुछ नेम दे देता हूँ। तो ये हमारा EBS1 डेमो करके मैं नेम दे देता हूँ, या टेस्ट। तो मैंने ये EBS1 टेस्ट करके एक नेम से इसको सेव कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, एक और EBS क्रिएट कर लेता हूँ, और उसको जो है मैं 8 GB तक का ही देता हूँ। एंड मैं सेम बाकी चीज़ें वैसी ही रहने देता हूँ, और क्रिएट EBS पे क्लिक करेंगे, और इसको आप रिफ्रेश करिए। तो ये देखिए एक और आपका जो है EBS क्रिएट हो गया है, और ये अवेलेबल भी हो गया है। तो इसका भी नेम मैं चेंज कर देता हूँ, और इसको मैं दे देता हूँ EBS2-टेस्ट। तो मैंने इसका जो है 2 नेम करके आपको यहाँ पे एक EBS जो है यहाँ पे भी वो कर दिया। अब हम क्या करते हैं, अब हम इंस्टेंसेस जो है क्रिएट करते हैं, जिसके अंदर हम इन EBS को अटैच करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, पहले एक इंस्टेंस को जो है क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पे इंस्टेंस नहीं है, आप यहाँ से लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करिए, और इंस्टेंस के अंदर भी मैं दे देता हूँ टेस्ट EBS एंड यानी वॉल्यूम। तो टेस्ट EBS वॉल्यूम, एंड यहाँ से मैं जो है उबंटू का ही ऑपरेटिंग सिस्टम को ही सिलेक्ट कर रहा हूँ, जिसके अंदर देखिए यहाँ पर भी आपको जो है यहाँ पे भी रूट डिवाइस टाइप्स के अंदर भी आपको EBS जो है देखने को मिल जाएंगे। आपको जैसे कि मैंने बताया 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है EBS और एक होता है इंस्टेंट स्टोर। तो आपको अगर इंस्टेंट स्टोर है या EBS है वो चेक करना है, तो आप यहाँ से ही चेक कर सकते हैं। जब आप अपने EMI इमेज को सिलेक्ट करते हैं तभी आपको यहाँ पे शो कर देता है। तो ये हमने उबंटू का इमेज सिलेक्ट किया है, और यहाँ पे मैंने की पेयर सिलेक्ट कर लिया। सभी चीज़ें बाकी के डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं। हाँ, हमें अवेलेबिलिटी जोन का ध्यान देना है, क्योंकि हमारा जो इंस्टेंस है AP साउथ 1A के हमारा जो जो इंस्टेंस इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज है EBS है, आपके AP साउथ 1A के अंदर है। तो आपका इंस्टेंस भी उसी के अंदर होना चाहिए, जैसे कि मैंने अभी बताया। तो ये जो है हम हमारे AP साउथ 1A के अंदर मैं इसको क्रिएट करता हूँ, एंड बाकी सब जो है मैं सेटिंग्स वैसे ही रहने देता हूँ। और ये देखिए आप जो है यहाँ से भी आपका जो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है 8 GB का आपको यहाँ पे एक रूट वॉल्यूम क्रिएट होगा। आप चाहें तो यहाँ से भी जो है एक वॉल्यूम जो है EBS वॉल्यूम ऐड कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से भी एक EBS वॉल्यूम को ऐड कर दे रहा हूँ, जो कि 5 GB का रहने वाला है। और देन हम इस इंस्टेंस को जो है लॉन्च करते हैं। तो इसके अंदर देखिए आपको स्टोरेज वॉल्यूम जो है 2 स्टोरेज वॉल्यूम है अप टू 13, एक 8 GB एंड एक 5 GB। और ये जो है T2 माइक्रो के अंदर बाकी सभी यहाँ शो कर रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली अभी इस इंस्टेंस को लॉन्च करता हूँ, एंड हम इसके इंस्टेंस ID पे क्लिक कर लेंगे। तो एक बार हम ये जो है इसको रनिंग स्टेट में आ जाने देते हैं। मैं जो है आपको एक और इंस्टेंस भी क्रिएट कर लेता हूँ, जो कि हम दूसरे रीजन के अंदर क्रिएट करते हैं, AP साउथ 1B के अंदर क्रिएट करता हूँ। तो उसके अंदर भी हम आपको दिखा देते हैं कि आपका इंस्टेंस जो है क्रिएट उसके अंदर अटैच होता है या नहीं। तो मैं जो है इसका नेम दे देता हूँ EBS AP1D के अंदर हम इसको क्रिएट करेंगे। आपको कुछ भी जो है नेम यहाँ पे दे सकते हैं, मैंने ऐसी EBS AP साउथ 1B
AP1 भी टेस्ट करके एक नेम दे दिया, और यहाँ भी मैंने उबंटू का ही सिलेक्ट किया है। बाकी सभी जो है मैं बाय डिफॉल्ट रहने देता हूँ। की पेयर जो है हमारा की फाइल, उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। एंड यहाँ पे जो है मैं इसको मैं AP साउथ 1B के अंदर क्रिएट करता हूँ, और जो है बाकी सभी चीज़ें मैं सेम नॉर्मल जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है उसी के अंदर रहने देता हूँ, और हमारे इंस्टेंस को जो है लॉन्च करता हूँ। तो ये भी हमारा इंस्टेंस जो है लॉन्च हो गया है। तो अभी आप देख सकते हैं आपका ये इंस्टेंस जो है ये भी रनिंग स्टेट में आ चुका है। तो आप देखिए आपके दोनों इंस्टेंस जो है रनिंग स्टेट में आ गए हैं। ये हमारा टेस्ट EBS था। इसको मैं क्या करता हूँ, इसको इंस्टेंस कनेक्ट के थ्रू कनेक्ट करता हूँ। तो ये हमारे ये जो है ब्राउज़र के ऊपर हमने इसको इंस्टेंस कनेक्ट के थ्रू में हमारे इस इंस्टेंस को जो है कनेक्ट कर लिया। अब मैं इसका स्क्रीन क्लियर करता हूँ। और उबंटू के अंदर या लाइनेक्स के अंदर अगर आपको वॉल्यूम्स, हार्ड ड्राइव्स अगर आपको चेक करना है तो उसके लिए जो है कमांड होता है lsblk। तो जैसे ही आप lsblk कमांड रन करेंगे, यहाँ पे आप जो है देख सकते हैं आपके वॉल्यूम्स के सभी डाटा से यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो आपका जो पहला XVDA जो है, ये आपका जो है 8 GB का जो आपने डिस्क लगाया इसके ऊपर सेट किया था, वो है जो आपका रूट वॉल्यूम है, जिसके अंदर आपके देखिए यहाँ पे कुछ 4 पार्टीशंस हुए हैं। एंड दूसरा जो है आपका XVDB करके आपका दूसरा जो आपने 5 GB का जो है उसके अंदर ऐड किया, वो यहाँ पे आपको शो कर रहा है 5 GB का डिस्क। तो ये जो था हमारा EBS वॉल्यूम जो था, हमने जैसे कि उसमें दो भी दोनों ऐड किए थे वो यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो अभी ये दोनों तो कर ही रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, उसके अंदर हमारा जो वॉल्यूम था EBS वॉल्यूम, उसको अटैच करते हैं और देखते हैं वो यहाँ पे आता है या नहीं। तो ये तो थे, हाँ, ये EBS वॉल्यूम्स तो हमने इंस्टेंस को क्रिएट करने के साथ ही हमने अटैच किया। अब जो है उसको जो है हम जो हमारे EBS वॉल्यूम को क्रिएट करके उसको कैसे अटैच करना है वो देख लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, ये मैं इसको तब तक क्लोज कर लेता हूँ, और हमारे इंस्टेंस के अंदर जाके मैं वॉल्यूम्स के अंदर चले जाता हूँ। वॉल्यूम्स के अंदर जो है ये देखिए यहाँ पे आपके कितने सारे अभी जो वॉल्यूम्स जो हैं ये सभी आपके इन यूज के अंदर आ गए। यानी जो आपके EBS अभी आपने जो इंस्टेंसेस क्रिएट किया है उसके आपके जो है शो करने रहे हैं, उसके भी वॉल्यूम्स यहाँ पे आप शो कर रहे हैं। तो ये जो है आपके AP साउथ 1A के अंदर आपने जो इंस्टेंस जो क्रिएट किए उसके जो है सभी आपके शो कर रहे हैं वॉल्यूम्स। तो ये जो है आपके, ये दो आपके एक इंस्टेंस के ऊपर अटैच हैं जो आपके टेस्ट जो हमने बनाया टेस्ट EBS वॉल्यूम के लिए, जिसके अंदर हमने दो EBS अटैच किया था, ये वो वाले EBS वॉल्यूम्स हैं। एंड देन ये जो है आपका जो दूसरा हमने जो एबिलिटी जोन के अंदर EBS वॉल्यूम क्रिएट किया है, इंस्टेंस क्रिएट किया है, उसका EBS वॉल्यूम है। तो अभी जो है हम क्या करते हैं, इसको इसके अंदर से हमारे जो ये अवेलेबल करके जो इंस्टेंस आ रहे हैं जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया था, जो कि हमारा एक जो EBS2 है और एक EBS1 है। तो EBS1 जो हमारा 10 GB का आपको देखने को मिल रहा है, इसको हम क्या करते हैं, इसका हम चेक कर लेते हैं ये कौन से उसमें आपके AP साउथ 1A के अंदर है। तो हमारे इस AP साउथ 1A वाले इंस्टेंस के अंदर जो है हम इसको अटैच करते हैं। तो यहाँ पे आप एक्शन पे आएंगे, देन अटैच वॉल्यूम, यहाँ पे जो है आपको देखिए आपका टेस्ट EBS वॉल्यूम का जो यहाँ पे इंस्टेंस यहाँ पे शो कर दिया। तो आप यहाँ से उसको अटैच कर सकते हैं। अगर आप जो है अपने सेलेक्ट जो डिवाइस जो आपने यहाँ पे सेलेक्ट, अपने डिवाइस का नेम दे सकते हैं। यानी आपने जो वॉल्यूम क्रिएट किया जो अटैच किया है उस वॉल्यूम का यहाँ पे नेम आप यहाँ ही कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, या फिर आप जो है इसको सिंपली अटैच वॉल्यूम करेंगे तो भी वो आपको बाय डिफॉल्ट आपका जो है नेम प्रोवाइड कर देगा। तो मैं क्या करता हूँ, अच्छा ये नहीं हो रहा है तो हम क्या करते हैं, आपको यहाँ पे एक जो है नेम स्पेसिफाई कर देते हैं। तो हम जो है इसको dev
HTC जो यहाँ पे शो कर रहा है, ये नेम जो है इसको हम प्रोवाइड कर देते हैं। तो इनवैलिड नेम यहाँ पे बता रहा है, तो ओके, हम जो है इसको कोई वैलिड नेम जो है प्रोवाइड कर देते हैं। XVDF जो है इसको हम ट्राई करते हैं, एंड ये जो है सक्सेसफुली अब वो अटैच हो चुका है। तो अब जो है आप यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे एक बार, तो अभी तक जो आपका EBS वॉल्यूम जो आपके इन अवेलेबल जो आपके शो कर रहे थे, उसको मैं थोड़ा सा, तो यहाँ पे जो है आपका जो अभी तक EC2 जो और एक इंस्टेंस जो था आपको अवेलेबल 2 आपके वॉल्यूम शो कर रहे थे, अब ये भी जो है इन यूज के अंदर आ गया। तो अब हम जो है फिर से हम हमारे EC2 के अंदर जाते हैं। तो आपने जो इस इंस्टेंस को है, आपने यहाँ से जो EC2 इंस्टेंस कनेक्ट किया है, मैं क्या करता हूँ यहाँ से फिर से LSBL के कमांड चलाता हूँ, और अब यहाँ पे देखिए आपका XVDBF करके आपका जो और एक डिस्क है वो भी यहाँ पे अटैच हो चुका है, जो कि हमारा 10 GB का डिस्क था। तो इस तरीके से जो है आप एक EBS क्रिएट करके उसको अपने इंस्टेंस के अंदर अटैच कर सकते हैं। तो अब जो है हमने एक और जो डिस्क को क्रिएट किया था उसको हम हमारे दूसरे इंस्टेंस के ऊपर अटैच करने का ट्राई करते हैं, जो कि हमारे दूसरे एबिलिटी जोन के अंदर है, जैसे कि मैंने बताया। तो एक बार हम इसे भी करके देखते हैं कि ये होता है या नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, फिर से हमारे EBS के अंदर जाता हूँ, और जो हमारा ये अवेलेबल एक इंस्टेंस यहाँ EBS वॉल्यूम है जो कि हमारे AP साउथ 1A के अंदर है, इसको मैं जो है अटैच करता हूँ। और अटैच करने के बाद यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पे देखिए आपका जो वो वॉल्यूम है EBS वॉल्यूम 1 ही आपका जो जिसके अंदर हमारे अभी सभी जिसने हमने सभी अटैच किया वही आपको यहाँ पे शो कर रहा है, जो कि आपके एबिलिटी जोन 1A के अंदर है। आपके एबिलिटी जोन 1B के अंदर जो इंस्टेंस है वो आपको यहाँ पे शो ही नहीं करेगा, तो आप जो है वो इंस्टेंस कनेक्ट कर ही नहीं पाएंगे। तो इस तरीके से हम जो है इसको, इसलिए हमें ये ध्यान देना है आपका जो EBS होगा जिस एबिलिटी जोन में होगा आपका इंस्टेंस भी उसी एबिलिटी जोन के अंदर होना चाहिए। तो मैं इस इंस्टेंस को जो है हमने जो एबिलिटी जोन्स के अंदर देखा, ये जो है हमारे एक ही एबिलिटी जोन के अंदर है, AP साउथ 1A के अंदर ही हमारे सभी EBS वॉल्यूम्स इसके अंदर थे। तो ये जो है इसके ऊपर अटैच हो गया। तो ये तो हो गया हमने अटैच कैसे करना है। अब मैं जो है इसके अंदर कोई डाटा को माउंट करके दिखाता हूँ कि डाटा इसके अंदर कैसे माउंट करना होता है। हमारे वॉल्यूम के अंदर कोई डाटा हमें स्टोर करना होता है तो हम कैसे करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, हमारा जो ये जो हमारा डाटा देखने को मिल रहा है आपको, इस हम डिस्क में अटैच करते हैं। हमारे जो XVDB नहीं, हम जो अपने अभी अटैच किया उसके अंदर जो है हम कुछ डाटा को ऐड करते हैं, स्टोर करते हैं। तो हमारा जो XVDBF है इसके अंदर जो है हम कुछ डाटा को अटैच करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, डाटा को स्टोर करने के लिए हमें उसको फॉर्मेट करना होगा, या फिर यूं कह लीजिए उसको हमें फाइल सिस्टम के अंदर कन्वर्ट करना होगा। फाइल सिस्टम के अंदर हमें इस डिस्क को पहले कन्वर्ट करना होगा। तो उसके लिए जो है आपको MKFS कमांड का यूज करना है। MKFS यानी मेक फाइल सिस्टम, और आप एंटर करिए। तो नो डिवाइस स्पेसिफाइड, यस डिवाइस अभी स्पेसिफाइड नहीं हुआ है तो ये नहीं हो रहा है। तो MKFS, और ऊपर से ये जो है आपने यहाँ पे सूडो, पहले आप जो है ये सभी कमांड्स हिट होंगे ही नहीं, पहले आपने जो है सूडो आई करके आपको रूट यूजर के थ्रू एक्सेस कर लेना है। देन आप MKFS एक बार फिर से ट्राई करिए, तो फिर से नहीं आया। तो MKFS, और आपके यहाँ पे देखिए ये जो हेल्प आपको देखने को मिल रहा है, आप ऐसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे देखिए सभी आपको MKFS के लिए आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर टाइप्स आपको देखना है तो T क्रिएट करिए, VH और V विजन ऐसे हैं। तो MKFS, और हम जो है -T यूज करते हैं। तो ये देखिए आपके MKFS के कितने सारे यूज हैं यहाँ पे आपको दिखा रहा है।
ext2 है, और जो है आपको सभी कितने सारे जो टाइप्स होते हैं सभी आपको दिखाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको सिंपली mkfs के अंदर ext4 के अंदर इसको माउंट करने का ट्राई करता हूँ। तो mkfs डॉट ext4 के अंदर जो है हमारे डिवाइस xvdbf। तो अब हमारा जो है फाइल सिस्टम जो है क्रिएट हो गया है। तो हमारा जो 10 GB का EBS वॉल्यूम था उसको हमने फॉर्मेट कर लिया मेक फाइल सिस्टम के थ्रू। तो अब हम क्या करते हैं, हमारे इस MKFS जो हमारे 10 GB का जो EBS वॉल्यूम था इसके अंदर जो है हम कोई डाटा को एंटर करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, पहले उसके अंदर एक डायरेक्टरी क्रिएट कर लेता हूँ mkdir मैं इसके अंदर डेमो फाइल या ऐसी कुछ जो है नेम से मैं एक डायरेक्टरी क्रिएट कर लेता हूँ। तो डाटा जैसे ही हमने इसको एक डाटा फाइल क्रिएट कर लिया, अब हम क्या करते हैं cd/ अगर आप करेंगे तो आप जो है रूट के अंदर आ गए, यहाँ पे आप ls करेंगे तो आपका जो डेमो फाइल है आपका यहाँ पे एक डायरेक्टरी क्रिएट हो गया होगा। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप जो है अपने उस फाइल सिस्टम का जो आपने क्रिएट किया उस फाइल सिस्टम को, उस पार्टीशन को, अपने उस डिस्क को यहाँ पे माउंट करेंगे। तो माउंट xvdbf उसको आप जो है आपके डेमो फाइल के अंदर माउंट करेंगे। तो xvdbf डेमो फाइल, तो ये जो है अब माउंट हो गया है। अब आप क्या करिए, cd करके आप जो है अपने डेमो फाइल के अंदर जाइए। तो cd/डेमो फाइल, तो अब जो है आप हमारे अपने डेमो फाइल के अंदर है, आप वहाँ ls करेंगे तो आपको बस लॉस्ट फाउंड करके आपको यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आप जो है टच कमांड के थ्रू कुछ फाइल्स जो है यहाँ पे क्रिएट कर लीजिए। तो मैं जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड ये फाइल्स के साथ साथ मैं जो है एक इको फाइल भी कर लेता हूँ। तो मैं इको वेलकम टू ICNT एकेडमी और इसको क्लोज, एंड इसको जो है हम एक फाइल के अंदर demo.txt फाइल के अंदर जो है इसको ऐड कर देंगे। तो अब आप ls करेंगे तो अब यहाँ पे आपके कुछ फाइल्स जो हैं क्रिएट हो गई हैं अंदर आपके। तो अब आप क्या करेंगे, यू माउंट कर दे, पहले आप जो है इससे cd करके आप इससे बैक आ जाएंगे। तो आपने जो उसको माउंट करके उसके अंदर जो डाटा को आपने उसके अंदर डाटा को स्टोर कर दिया है। अब आप क्या करेंगे, अब हम उसको अनमाउंट कर देते हैं। तो अनमाउंट स्लैश जो हमारा डेमो फाइल था, नेम जो था हमारे फाइल सिस्टम का, तो डेमो फाइल, तो यू माउंट डेमो फाइल करेंगे तो ये जो है अब आप यहाँ से अनमाउंट हो गया होगा। तो अनमाउंट होने के बाद अब आप यहाँ पे ls करेंगे cd के अंदर मतलब वहाँ cd और डेमो फाइल करके आप फिर से अब ls करोगे तो अब यहाँ पे कोई भी फाइल्स आपको नहीं दिख रही हैं। जो भी आपने अभी जितने भी फाइल्स क्रिएट किए अब यहाँ पे नहीं दिख रही हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इस इंस्टेंस को, इससे पहले आप एग्जिट हो जाइए, देन यहाँ से भी आप जो है एग्जिट करके इसको लॉग आउट कर लेते हैं। और अब हम हमारे इंस्टेंसेस के अंदर आते हैं। तो अब हम हमारे इंस्टेंसेस के अंदर आ जाते हैं। तो इसको आप यहाँ पे हमारे दो इंस्टेंसेस जो हैं यहाँ पे रनिंग में है। तो मैं क्या करता हूँ, एक और इंस्टेंस जो है क्रिएट करता हूँ
क्योंकि एक जो है हमारा एपी साउथ 1 ए के अंदर और एक एपी साउथ 1 बी के अंदर है। तो एपी साउथ 1 बी के अंदर तो ये हमारे डाटा जो है माउंट होंगे नहीं, अटैच होगा नहीं हमारा ईबीएस। तो मैं क्या करता हूँ, इसको जो है टर्मिनेट कर देता हूँ और एक और इंस्टेंस को है लॉन्च कर लेता हूँ और इसका नेम देता हूँ मैं माउंट ईबीएस, जिसके अंदर हम हमारे ईबीएस के जो उस डाटा को है इसके अंदर हम माउंट करेंगे, जो आपने वहां पे डाटा उस ईबीएस वॉल्यूम के अंदर जो स्टोर किया था। तो उबंटू और बाकी चीज़ें मैं यहाँ रहने देता हूँ। की फाइल हमने क्रिएट किया और ये सभी चीज़ें मैं डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ और इसको लॉन्च करता हूँ। तो ये हमारा सक्सेसफुली लॉन्च हो चुका है। अब इसको हम एक्सेस करते हैं। मैंने इसका जो इंस्टेंस जो जोन होता है, एबिलिटी जोन, जैसे कि मैंने बताया, वो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट नहीं किया। तो हमें इसको फिर से डिलीट कर देते हैं और देन फिर से मैं लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करके आपको फिर से एक इंस्टेंस जो है क्रिएट करता हूँ। तो माउंट ईबीएस वॉल्यूम उबंटू का इमेज सिलेक्ट किया मैंने। यहाँ पे आके हम की फाइल सेलेक्ट करेंगे और एडिट में आके यहाँ पे सबनेट के अंदर आपको एपी साउथ 1 ए सिलेक्ट कर लेना है और बाकी सब कॉन्फ़िगरेशंस आपको सेम रहने देना है और लॉन्च कर देना है। अब आप इस इंस्टेंस को जो है हम इसको एक्सेस करते हैं। तो ये अभी हमारा पेंडिंग स्टेट के अंदर है, इसको रनिंग होने देते हैं। तो ये अब हमारा ईबीएस वॉल्यूम जो है माउंट, जो ये इंस्टेंस जो है हमारा माउंट इंस्टेंस रनिंग में आ गया। अब मैं इसको कनेक्ट करता हूँ। तो एक बार इसको कनेक्ट हो जाने देते हैं। तो मैं जो है स्क्रीन क्लियर करता हूँ और आप LSBL के करेंगे। तो यहाँ पे जो है अभी आपका खाली SVDA वर्चुअल डिस्क जो है ये आपका यहाँ पर खाली है। अब हम क्या करते हैं, आपने उस ईबीएस वॉल्यूम को यहाँ पे माउंट करते हैं जो हमने वहाँ पे क्रिएट किया था। तो मैं क्या करता हूँ, हमारे उस वॉल्यूम को पहले यहाँ से जाएंगे और आपके उस 10 GB वाले इंस्टेंस को जो है यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और एक्शन पे आके डिटैच करेंगे। तो ये जो है अब वहाँ से डिटैच हो चुका है। तो एक बार इसको अवेलेबल हो जाने देते हैं। तो ये जो है अब अवेलेबल आपको शो कर रहा है। तो अब आप क्या करते हैं, इसको हम सेलेक्ट करते हैं एंड देन अब मैं फिर से इसको अटैच करता हूँ और अटैच करने के बाद इस बार मैं इसको अटैच करता हूँ हमारे माउंट ईबीएस वॉल्यूम वाले इंस्टेंस से। तो मैंने यहाँ पे इंस्टेंस को सिलेक्ट किया और यहाँ पर भी जो नेम हमें देना है, तो मैं नेम दे देता हूँ डिवाइस XVDF एंड अटैच करते हैं। तो नहीं हो रहा है, चलिए हम यहीं से फिर से एक नेम कोई सिलेक्ट कर लेते हैं। तो मैं इसको जो है XVD डी दे देता हूँ, XVBD। तो मैंने ये नेम यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया और इसको हम जो है अटैच कर देते हैं। तो अब ये जो हमारा ईबीएस वॉल्यूम है आपके उस इंस्टेंस के साथ अटैच हो गया है, जब जो आपने अभी माउंट इंस्टेंस नेम का अपने इंस्टेंस को क्रिएट किया। तो चलिए हम इसको यहाँ से EC2 इंस्टेंस कनेक्ट के थ्रू हम हमारे उस इंस्टेंस को जो है एक्सेस करते हैं। तो ये हमारा वो EBS
हमारा जो दूसरा माउंट इंस्टेंस जो हमने क्रिएट किया वो है। तो उसके अंदर हम हमारे उस पिछले इंस्टेंस के अंदर जो हमने इस EBS के अंदर जो डाटा स्टोर किया था उसको हम इसके अंदर माउंट करने का ट्राई करते हैं। तो माउंट करने का जो कमांड होगा वो क्या होगा, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले जो है आपको ये आपका जो उसमें आपने कमांड्स फॉलो किए वो नहीं करने हैं। सबसे फर्स्ट आपको कभी भी इसके अंदर MKFS नहीं करना है, क्योंकि MKFS करने से आपके जो भी पुराने डाटा हैं वो डिलीट हो जाते हैं और एक न्यू फाइल सिस्टम जो है क्रिएट होता है। MKFS जो है, सबसे पहले मैं बताऊं, MKFS जो होता है हमारे मेमोरी को फॉर्मेट करने के लिए यूज होता है। तो हमें हमारे उस मेमोरी को, हमारे वॉल्यूम को फॉर्मेट नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे, हम दूसरा कमांड चलाएंगे जो है फाइल -s, देन आपके इस पार्टीशन का जो है नेम देना होता है। तो सबसे पहले आप LSBLK करिए और देखिए आपका जो वो पार्टीशन है यहाँ पे आ चुका है यहाँ पे। तो मैं जो है Ctrl+C करता हूँ और आपका जो वो ये पार्टीशन नेम है, आपको क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है और चेक करना है फाइल -s कमांड के थ्रू। तो फाइल -s, देन आपको डिवाइस और XVDBD, तो ये आपका जो था डिस्क है उसको आपने सिलेक्ट किया। तो अभी आपको जो है इसके अंदर भी आपको पहले रूट एज अ रूट लॉगिन करना होगा, तभी आप इसके अंदर कर पाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, sudo -i से रूट यूजर के थ्रू लॉगिन कर लेता हूँ और फिर से मैं आपको वही कमांड यहाँ पे रन करता हूँ। तो sudo के हम अभी रूट यूजर के थ्रू लॉगिन कर चुके हैं। अब मैं यहाँ पे आपको XVDBD जो हमारा रूट वॉल्यूम था वो एंटर करेंगे। तो ये देखिए अभी ये आपको सभी उस फाइल्स की सभी डाटा यहाँ पे आपको शो कर देगा कि आपके इस डिस्क के अंदर लाइनक्स का पहले से ही एक रिजर्व्ड ext4 फाइल सिस्टम ऑलरेडी एनेबल्ड है जिसके अंदर आपके कुछ डाटा हैं। तो ये जो है आपको ऐसे शो कर देगा। अगर आपके उस वॉल्यूम के अंदर कुछ भी नहीं होगा, आपका जो वॉल्यूम है न्यू होगा, तो यहाँ पे केवल आपको डाटा करके शो करेगा, बट वो हमारे ext4 फाइल सिस्टम के अंदर फॉर्मेटेड है, इसलिए जो यहाँ पे आपको ext4 शो कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे उस डाटा को माउंट करने के लिए यहाँ पे हम एक डायरेक्टरी क्रिएट कर लेंगे। तो mkdir/data करके मैं एक डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ और इस डायरेक्टरी के अंदर मैं माउंट कर लेता हूँ अब हमारे इस पार्टीशन को। तो डिवाइस XVDBD एंड हमारा जो डायरेक्टरी नेम है वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे एंड जैसे ही आप एंटर करेंगे, अब जो है आपका उस डाटा जो भी होगा आपके इस डिस्क के अंदर माउंट हो गया होगा। तो उसको आप चेक करने के लिए हम कमांड देंगे, हम हमारे जो डाटा हमने डायरेक्टरी क्रिएट किया उसके अंदर जो है चले जाते हैं और हम मैं यहाँ से ls करता हूँ। तो ये देखिए आपके जो भी आपने उस इंस्टेंस के अंदर आपने इस EBS वॉल्यूम के अंदर फाइल्स क्रिएट किए थे वो फाइल्स यहाँ पे आपको शो कर रहे हैं। आपके जो कैट करके आप जो ये डेमो txt है इसको भी आप देख सकते हैं। तो इसके अंदर जो है आपका नॉर्मल, ये देखिए आपके जो सभी यहाँ पे जितने भी ये आपने फाइल्स क्रिएट किए सब यहाँ पे आ गए हैं। तो इस तरीके से जो आप हमारे EBS वॉल्यूम को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम, एक इंस्टेंस से दूसरे इंस्टेंस के अंदर भी अटैच कर सकते हैं। तो मैं इससे एग्जिट कर जाता हूँ और इधर से भी लॉग आउट कर जाता हूँ एंड अब हम जो है हमारे इंस्टेंस के ऊपर, हमारे EBS वॉल्यूम्स के ऊपर जाते हैं। तो ये हमारे EBS वॉल्यूम्स देखिए। तो ऐसे आप कहाँ पे इस EBS वॉल्यूम को यूज कर सकते हैं। अगर मैं यूज केसेस की भी कुछ बात करूं तो सपोज आपने एक इंस्टेंस क्रिएट किया और उसके ऊपर आपने कोई अपना एप्लीकेशन जो है होस्ट किया है जिसके अंदर आप ऐसा देख रहे थे कि उसके ऊपर आपको मिनिमम जो है 1000 रिक्वेस्ट आएंगे, यानी 1000 इनपुट एंड आउटपुट कन्वर्सेशंस आपके उस इंस्टेंस के अंदर, आपके उस एप्लीकेशन के ऊपर होंगे। बट
तो उसके लिए जो है आपने एक 100 GB तक का EVS वॉल्यूम क्रिएट करके उसके ऊपर अटैच किया है। बट उसके ऊपर अगर हम रिक्वेस्ट्स की बात करें तो उसके ऊपर आपके केवल और केवल आपके 100 रिक्वेस्ट आ रहे हैं। तो कहाँ 1000 आए और कहाँ 100। तो आपके जो EVS वॉल्यूम्स होंगे उसके अंदर का अगर आप डाटा की बात करें तो सभी जो आपका EVS स्टोरेज होगा, वॉल्यूम होगा, वो वेस्ट जाएगा, क्योंकि वो जो है प्रॉपरली पूरा हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं। तो इससे जो आपकी एक्स्ट्रा बिलिंग आएगी, तो उससे आप बचने के लिए क्या कर सकते हैं, आप अगर हम बात करें, आप जो है EVS की वॉल्यूम को हम जो है आगे के इसमें मैं इसको और प्रॉपरली समझाऊंगा कि क्योंकि हमने EVS के वॉल्यूम जो हम क्रिएट तो कर रहे हैं, इसको हमने अटैच तो किया। अब नेक्स्ट क्लास में मैं जो है आपको बताऊंगा इसको, जो हमारे EVS वॉल्यूम को है हम रिसाइज कैसे करेंगे, हमारे EVS वॉल्यूम को हम कैसे रिसाइज कर सकते हैं और मल्टीपल अटैच कैसे कर सकते हैं, ये सभी जो है हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और EVS वॉल्यूम के ऐसे यूज करने से हमारे यूज केसेस कहाँ कहाँ आपको देखने को मिलते हैं और कहाँ कहाँ आप इसको यूज कर सकते हैं, हमारे रिसाइज करना हो या ये सभी चीजें, ये हम हमारे नेक्स्ट के वीडियो में देखेंगे। अभी के क्लास में हमने देखा हमारे EVS वॉल्यूम को क्रिएट कैसे करना है और उसको कैसे अटैच करना है। तो इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अगले क्लास में, जिसके अंदर हम जो है हमारे EVS के IOPS के बारे में देखेंगे और उसको मल्टीपल अटैच करके दिखाएंगे, क्योंकि हमारा IOPS जो है वो मल्टीपल अटैच सपोर्टेड है, बट हमारा जो GP3 है इसके अंदर वो मल्टीपल अटैच सपोर्टेड नहीं होता है। और साथ ही साथ हम इसके यूज केसेस के बारे में भी बढ़िया से जो है बात करेंगे। तो उसको करने से पहले जो है, क्लास को एंड करने से पहले मैं हमारे इंस्टेंस जो हमने क्रिएट किए थे उन सभी को टर्मिनेट कर देता हूँ। और आपको भी यही करना है, जब भी आप अपना जो टेस्ट जो भी आप कर रहे हैं, अपना जो भी वर्क इसके ऊपर कर रहे हैं इंस्टेंस को क्रिएट करके, तो जब भी आपका जो इंस्टेंस का वर्क कंप्लीट हो जाए, आपने क्या करना है, अपने इंस्टेंसेस को हमेशा टर्मिनेट कर देना होता है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से हमारे दोनों इंस्टेंसेस को टर्मिनेट कर देता हूँ। तो ये कुछ देर में हमारे इंस्टेंसेस जो है टर्मिनेट हो जाएंगे। तो हमारे डैशबोर्ड पे आइए, यहाँ पे आप देखिए हमारे इंस्टेंसेस जो है टर्मिनेट रनिंग स्टेट 0 यानी वो सब हैं टर्मिनेट होने वाले हैं, धीरे हो जाएंगे। और यहाँ पे आपको जो वॉल्यूम्स देखने को मिल रहे हैं, आपको 5 वॉल्यूम्स आपके देखने को मिल रहे हैं, जिसके अंदर से 2 तो हमने मैनुअली क्रिएट किया, एक हमने हमारे इंस्टेंस के अंदर ऐड किया था। तो इस तरीके से आपके जो है 4 वॉल्यूम्स जो है यहाँ पे क्रिएट हो गए। और ये सिक्योरिटी ग्रुप भी अब तक जो आप जितने इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, हम न्यू सेलेक्ट करने की वजह से आपके यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप्स भी ऐड हो गए हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप को छोड़ के बाकी सभी सिक्योरिटी ग्रुप्स को भी डिलीट कर देता हूँ। तो एक्शन डिलीट सिक्योरिटी ग्रुप, एंड आपको यहाँ पे डिलीट करके डिलीशन आपको टाइप करके कंफर्म करना होता है। तो आपने नहीं, आपको डिलीट एंटर करना है। तो आपने डिलीट एंटर कर दिया एंड यहाँ से डिलीट। अब आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे आपका पास डिफॉल्ट एक जो सिक्योरिटी ग्रुप था वही बचा है। एंड अब हमारे इंस्टेंस को हम चेक कर लेते हैं कि हमारे इंस्टेंस जो है टर्मिनेट हो गए हैं। तो ये देखिए हमारे जो चारों इंस्टेंस थे वो टर्मिनेट हो गए। अब आप फिर से डैशबोर्ड के ऊपर जाके एक बार फिर रिफ्रेश करिए। अब आपका इंस्टेंस के जो देखिए रनिंग आपके 3 इंस्टेंस जो हैं वही हैं। बाकी के जो आपके जितने इंस्टेंस आपके EVS के इंस्टेंस के साथ जो आपके EVS क्रिएट हुए थे वो हमारे इंस्टेंस के साथ ही टर्मिनेट हो गए, डिलीट हो गए। बट हमने जो इंस्टेंसेस को क्रिएट किया था, जो वॉल्यूम्स को क्रिएट किया था, वो वॉल्यूम्स अभी भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इनको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। हम हमारे नेक्स्ट क्लास में हम फिर से हमारे न्यू EVS वॉल्यूम्स को जो है क्रिएट करेंगे एंड देन मैं उसके ऊपर मैं आपको उसको रिसाइज करना और उसको मल्टीपल इंस्टेंसेस के ऊपर अटैच कैसे करना होता है वो बताऊंगा। तो मैं क्या करता हूँ, अभी इन इंस्टेंसेस को, इस वॉल्यूम्स को भी मैं डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि
ये भी हमारे जो वॉल्यूम्स होते हैं ये भी हमारे को चार्ज करते हैं। तो मैं जो है डिलीट कर देता हूँ इन तीनों वॉल्यूम्स को भी। तो अब हमारे जो है वॉल्यूम्स भी यहाँ पे 0 हो जाएंगे। अब आप फिर से रिफ्रेश करिए, अब आपको देखिए यहाँ पे आपके वॉल्यूम्स जो है 0 हो गए। एंड अगर हम बात करें हमारे पूरे कंसोल होम के ऊपर, अगर आप डायरेक्ट जाके हम हमारे बिलिंग एंड कॉस्ट मैनेजमेंट के ऊपर भी आके हम हमारे बिलिंग एंड कॉस्ट मैनेजमेंट को चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए अभी हमने दो ही सर्विसेज को यूज किया, एक तो है हमने EC2 एंड दूसरा हमने VPC जो हमारा नेटवर्किंग का एक लैब है, उसी का हमने एक छोटा टॉपिक जो हमारा IP था, इलास्टिक IP का जो हमने बताया, वो आपके VPC के टॉपिक्स के अंदर आते हैं। तो मैंने एक उसका भी जो है क्रिएट किया था, तो यही उसका रीडिंग यहाँ पे आपको शो कर रहा है। तो आप जो है इस तरीके से यहाँ पे आके अपने बिलिंग एंड कॉस्ट जो मैनेजमेंट होता है उसको भी आप चेक कर सकते हैं, और आपको हमेशा चेक करते रहना भी चाहिए ताकि आप एक्स्ट्रा बिलिंग से बच सकें। तो मैं एक बार हमारे AWS के हमारे इस जो हमारा ये जो सीरीज है सॉल्यूशन आर्किटेक्ट का, अगर मैं इसका कंटेंट की अगर मैं आपको बता दूं, तो मैंने हमारे इस कंप्यूट लैब के अंदर आपको विंडोज के इंस्टेंस को क्रिएट करना और एक्सेस करना बता दिया, लाइनक्स को इंस्टेंस को हम एक्सेस करना बताया है। देन हमने विंडो के EC2 को विंडोज का इंस्टेंस क्रिएट करके उसके अंदर जो है 30 GB का जो वॉल्यूम है वो भी वैलिडेट करके दिखाया। एंड हम एक एक करके हम इसके अभी और बाकी सभी टॉपिक्स के बारे में देख ही रहे हैं, और इसकी सभी जो है हम पूरा सभी टॉपिक्स को हम क्लियर करेंगे, जिसके अंदर अभी हम आगे की वीडियोस में स्नैपशॉट्स के बारे में देखेंगे, AMI कैसे क्रिएट करना होता है ये देखेंगे। एंड अपाचे के थ्रू मैंने लाइनक्स के मैंने इसके तो मैंने बता ही दिया, एनजिनिक्स के थ्रू हमने हमारे वेबसाइट को हमने होस्ट करके देखा था, तो मैंने ये भी बता दिया है। तो इस तरीके से हम एक एक करके आपके जितने भी आपको यहाँ पे टॉपिक्स देखने को मिल रहे हैं सभी एक एक क्लियर करेंगे। ना केवल आपको यहाँ पे जो टॉपिक्स हैं, हम इसके अलावा भी आपको एक्स्ट्रा जो टॉपिक्स होता है उसको भी हम आपको बताने की और आपको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। आपको बस हमारी इस प्लेलिस्ट के साथ बने रहना है और हमें सपोर्ट करना है। इस क्लास में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं हमारे अगले क्लास में।